ओए, फिनॉल के सिंथेसिस में जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड वाला है ना, कॉपी में पेज नंबर। अरे जो चेंज करना है वो देख लो भाई। ये कैसा हो गया ये? सोडियम नाइट्राइट, और इसके साथ में HCl था, उसको 2HCl कर लो, ठीक। और जो माइनस ऑफ NaOH किया है उसको माइनस ऑफ NaCl कर लो, क्योंकि अब एक क्लोरीन बढ़ गया है तो वो NOH के बजाय अब NaCl बनाने को प्रेफरेंस देगा, ठीक। बाकी चीज़ें सेम है। फिनॉल से जस्ट पहले जो एक बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है वो वाला, यहीं पे फिर बनेगा आपके लिए N2Cl। जब इस N2Cl में आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस और हीट, हाँ, तब वो बनेगा फिनॉल और एक HCl और N2 गैस, ठीक। चलिए, अब लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कहाँ तक पहुँचे थे बेटा, स्टेडी स्टेट, ठीक। इस स्टेडी स्टेट के बारे में दो चार चीज़ें, बहुत जोरदार चीज़ें, तुम उसके मुंह के अंदर देखो तो घुसते बने, अगर घुस जाओ तुमको नहीं लगता कि मतलब वो ऐसे बात करते टाइम उसका चेहरे से जूम हो गया टाइप का, इतना पास से देखे जूम कर दिया। हाँ, मतलब जनरली ऐसी होता है ना, किसी का ऐसे जूम करोगे तो ऐसे। हाँ भाई, स्टेडी स्टेट, इट इज ऑल्सो नोन एज लिखिए, स्टेडी स्टेट का ही दूसरा नाम है बेटे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक। अच्छा, क्लास 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। क्या है इक्विलिब्रियम? जितनी शिद्दत से 3 जन आंसर दे रहे हो, आंसर एक का भी सही नहीं आ रहा है। तो तुम्हारा आंसर इन लोगों से अलग है। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम तो यहाँ से जाकर के बाहर रोड पे खड़े हो जाओ, बीच में जैसी कोई गाड़ी आए तो, पागल आदमी। एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन अभी भी वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। ठीक, ये चीज़ हम लोगों ने कहाँ देखा था, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें भी याद है लॉग क्यू, उसमें नस्ट इक्वेशन के टाइम पे मैंने बताया है इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक। अब उसी इक्विलिब्रियम वहाँ पे तो शॉर्ट में था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने को डिटेल में जाना है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लेते हैं कि C&D, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हम लोग सीख गए थे, और रेट ऑफ रिएक्शन का बिल्कुल सिंपल टाइप का 2 हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, किए थे, ठीक।
अब कहानी क्या है बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए तो आप लोग कौन सा लॉ लगाते हो, लॉ ऑफ एक्टिव मास। डन। अच्छा, और रेट ऑफ रिएक्शन आप ए के रिस्पेक्ट में कैसे देते थे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक, इक्वल टू एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक। अच्छा, अब इतने कॉन्सेप्ट के बाद अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक स्टेप हायर लेके जा रहे हैं। मान लो अगेन रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं सी एंड डी। ठीक। अच्छा, एक काम करो, एक ही प्रोडक्ट रखो, आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जब t इक्वल टू 0 रहे तब, t इक्वल टू 0 का मतलब, शट अप, टाइम 0। ठीक। और टाइम 0 होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा तब ए और बी का कंसंट्रेशन कैसा रहेगा, मतलब हाईएस्ट, लोएस्ट, 0, हाईएस्ट। क्यों, रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, इन लोगों ने रिएक्ट करना चालू नहीं किया है। मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन x, इसका कंसंट्रेशन y, d का कंसंट्रेशन कितना होगा, ठीक, वेरी गुड, 0। क्यों, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है भाई। ठीक। अच्छा, अब मान लेते हैं कि यही टाइम चलते चलते आ गए हम लोग किधर, t हाफ पर। अब t हाफ कहलाता है हाफ लाइफ टाइम, जो इसके बाद में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब t हाफ वो टाइम है बेटे जहां पर ये x जो है वो x माइनस 2 खत्म हो चुका है, तो बचा कितना है, x अपॉन 2, और y जो है ये y बाय 2 यूज हो चुका है यानी आधा, और बचा कितना है। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि ये क्या होगा बेटे, x बाय हाफ मतलब x बाय 2 और y बाय 2 का सम। लेकिन ये कौन सा x बाय 2 और y बाय 2 है, जो बचा है वो नहीं, बल्कि जो यूज हुआ था वो वाला। पक्का, पक्का। यहां पे फिर लिख दूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डन। अच्छा, अब मान लेते हैं कि रिएक्शन हो गया है खत्म, यानी कि t इक्वल टू t की कगार पर आकर खड़े हैं, तब वेरी गुड, अब ये हो चुका रहेगा 0, ये हो चुका रहेगा 0, और ये हो चुका रहेगा कितना, क्यों x प्लस वाई होगा, क्योंकि x से 0 आते तक x खप गया, y से 0 आते तक y खप गया, तो जितना यूटिलाइज होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये देखिए, ये t इक्वल टू टी हाफ, ये वो टाइम है जहां पर जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट भी है। टोटल रिएक्टेंट कितना है, x हाफ मतलब x बाय 2 प्लस y बाय 2, और टोटल प्रोडक्ट कितना है वो भी x बाय 2 अपॉन x बाय 2 प्लस y बाय 2, यानी जितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यही स्टेट या यही कंडीशन कहलाती है बेटे इक्विलिब्रियम। डन, पक्का। और इक्विलिब्रियम ही वो कंडीशन थी जिसके लिए नस्ट इक्वेशन हम लोगों ने देखा था कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा, log Q की वैल्यू 0 हो जाती थी। क्यों, क्योंकि log Q था क्या, log कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दोनों चीजें अगर बराबर हो गई तो ऊपर नीचे बराबर, यानी कि हो गया log 1 की वैल्यू 0। याद है नस्ट इक्वेशन में ये देखा है अपन ने। ठीक, तो इक्विलिब्रियम में लिखिएगा द कंडीशन या द स्टेट ऑफ अ रिएक्शन, द स्टेट ऑफ अ रिएक्शन where the state of a reaction where क्या बोलते हैं उसको, amount or concentration of reactants
concentration of reactants and products are same, and products are same. ठीक. अच्छा, अब एग्जाम में बैठ के इसी स्टेटमेंट को थोड़ा अगर आप लोगों को लेंदी करना होता तो उसके लिए थोड़ी इंग्लिश अच्छी होनी ज़रूरी है. तो इसी स्टेटमेंट को लेंदी करने के लिए आप कैसे लिख सकते थे? क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम या इज एज सेम एज द प्रोडक्ट. ठीक. तो वो थोड़ा बहुत इंग्लिश में स्ट्रांग होना पड़ेगा. ठीक. ये तो हो गया क्या बेटे? इक्विलिब्रियम. अब अगली चीज अपने को देखनी है हाफ लाइफ टाइम. टी हाफ से शो करते हैं जिसको, हाफ लाइफ टाइम. अच्छा, अभी ना हम लोग एक एक करके सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं, सारे डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं जो इस पूरे चैप्टर में काम आते रहने वाला है अब. ठीक. क्या लिखा बेटा? हाफ लाइफ टाइम. इसमें लिखिएगा द टाइम एट विच, WHICH वाला विच, WITCH वाला नहीं. क्या होता है WITCH वाला विच? चुड़ैल. मैंने बोला इधर आओ. हाँ, द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, the time at which concentration of reactants remain exactly half of their initial concentration values of their THEIR, their initial concentration values. ठीक. अच्छा, अब एक चीज दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए बेटा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि, अच्छा इसको लिख भी लेना, नोट लिखो, एक नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ₹500 का भी बना सकते हैं. और इस नोट में लिखिएगा टी हाफ इज नॉट equal to half of t, is not equal to half of t. इसका मतलब यह है बेटे कि जो हम लोग बात कर रहे हैं टी हाफ, ये कभी भी t/2 के बराबर नहीं होता. ठीक. इसका एक एग्जांपल देखो, इधर एक एग्जांपल, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बढ़िया सॉल्व हो जाएगा. और शायद मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी है कि मान लो ये एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इसमें एक सेल रखी हुई है, और ये सेल जो है ये हर 1 सेकेंड में जस्ट डबल हो जाती है, यानी कि बाइनरी फिशन. ठीक. अमीबा टाइप का कोई सेल है जो जस्ट डबल हो रहा है 1 सेकेंड में. मान लो अगर इस रिएक्शन वेसल को हाफ फिल करने में, यानी कि टी हाफ इज 41 सेकेंड, तो इसको पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? ऑप्शन ए 82 सेकेंड, ऑप्शन बी 23 सेकेंड, ऑप्शन सी 42 सेकेंड, ऑप्शन डी 52 सेकेंड. ठीक. जितने लोगों का भी आंसर 82 सेकेंड है वो सब जाके सड़क पे खड़े हो जाइए, गाड़ी आने का वेट कीजिए. ऑप्शन सी. क्यों? क्योंकि अगर 41 सेकेंड पे ये हाफ भर गया तो अगले 1 सेकेंड में सारे सेल्स डबल हो जाएंगे ना भाई. ठीक. तो ये सिर्फ एक एग्जांपल से मैं ये शो करना चाह रहा हूं कि टी हाफ की वैल्यू कितनी थी? 41 सेकेंड. लेकिन टी की वैल्यू कितनी आई? 42. तो बिल्कुल भी दिमाग में ये लॉजिक लेके मत चलना कि कोई रिएक्शन अगर 30 मिनट में खत्म होता हो तो उसके लिए हाफ लाइफ टाइम 15 मिनट्स होगा. ठीक. ऐसा कहीं कोई लिखा हुआ वो मतलब फिक्स लॉ नहीं है. ठीक. चलिए,
ये तो हो गई हाफ लाइफ टाइम की बात। इसके बाद लिखिएगा अगली टर्मिनोलॉजी है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, अभी एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी एक बार और पढ़ेंगे जिसमें उसके लिए आरएनएस इक्वेशन देखना है। ये चैप्टर हुआ है किसी के स्कूल में? हो गया है। तो इस चैप्टर में आगे चल के कोलिजन थियरी है। कोलिजन थियरी के टाइम में एक्टिवेशन वाला फिर से आएगा जिसमें अपने को आरएनएस इक्वेशन चाहिए। ठीक, फिलहाल के लिए समझ लो एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। डेफिनेशन लिखिएगा, the minimum required amount of energy, the minimum required amount of energy for reactants to form products। अरे टू फॉर्म प्रोडक्ट्स बोला था, टू फॉर्म्स प्रोडक्ट थोड़ी, टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। कपकपी क्यों हो रही है तुमको? ऐसा सीधा बैठो। टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या समझ में आया कि जब तक ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो आप किसी रिएक्टेंट को दोगे नहीं, तब तक ये वो क्या नहीं बनाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक, इससे एक सेंस ये भी निकलता है कि ये वो मिनिमम एनर्जी बैरियर है जिसको जब तक रिएक्टेंट पार नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो एक डेफिनेशन इसकी ये भी बन सकती है, लिखिएगा। और हाँ, सेकेंड डेफिनेशन लिखिए इसी का लाइन चेंज करके, द एनर्जी बैरियर that compulsorily to be overcome, compulsorily to be overcome by the reactants, by the reactants to form products, form products is called ठीक। अच्छा, इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वो है कैटालिसिस। तो कैटालिसिस है अपना अगला टर्मिनोलॉजी, हेडिंग डालिएगा कैटालिसिस। आप में से कोई बता पाएगा बेटा कैटालिसिस क्या है? अच्छा, शट अप। चलो फिर से बताओ, कैटलिस्ट क्या होता है? सर ऐसा मेटल जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है, मगर रिएक्शन मतलब ऐड नहीं होता कभी। वो कैटलिस्ट दे नेवर ऐड इन रिएक्शन, दे नेवर ऐड इन प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट में कभी ऐड नहीं करता है। अच्छा है, ये अपनी बोली हुई इंग्लिश के बाद उसका हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया करो, सामने वाले को समझ भी आना चाहिए। एटलीस्ट ये ट्राई तो करता, मैं है नहीं करता तुम्हारे टाइप पागल। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते तुम लोग, थोड़ा सा एक बार अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दो तो। अपने बारे में ही 10 लाइन बोलने बोलो तो नहीं बोल पाओगे, बोल लोगे? हाँ मैडम, आप बोल लेंगी? हाँ बोलो। अरे बोलो, तुम कॉन्फिडेंट लग रही हो इसीलिए तुम बोलो। अब बोलो अपने बारे में 10 लाइन। अपने बारे में
बस 3 लाइन में इंग्लिश खत्म। और एक बेचारा ट्राई कर रहा है तो उस पर हंस रहे थे बदतमीज लोग। हाँ भाई, मैं पूछ रहा था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में अभी तक तो हम लोगों ने जितना ऑर्गेनिक पढ़ा उसमें हम लोग देख रहे थे कैटलिस्ट के तौर पे बहुत सारे मेटल वेटल यूज़ कर रहे हैं या फिर केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 वगैरह। तो उनका काम क्या था, रिएक्शन को कंप्लीट कराते थे लेकिन खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ठीक, अच्छा, तो यहां से एक सेंस अपने को और समझ में आ गया क्या कि कैटलिस्ट जो है वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन का स्पीड बढ़ाएगा ना, स्पीड तो बढ़ा रहा है ताकि वो जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक, अच्छा, स्पीड अगर बढ़ा रहा है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को उसको क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए कि कम करना चाहिए? डेफिनेशन पढ़ो, ये एनर्जी बैरियर है। अगर एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत जाएगी। यानी कि कैटलिस्ट क्या करता है, असल में एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। इतना भी लॉजिक आ गया समझ में? चलिए अब कैटलिसिस प्रोसेस के बारे में लिखते हैं। लिखिएगा, द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस, the influence of external substance। अच्छा, अब जहां पे सब्सटेंस लिखा है बेटा वहां पे ब्रैकेट ओपन करके लिखिएगा मेटल और कंपाउंड, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे बहुत सारे क्या, यूजुअली जितने भी कैटलिस्ट होते हैं वो या तो मेटलिक होते हैं, ठीक, या तो फिर कंपाउंड होते हैं। ठीक, चलिए क्या लिखा, एक्सटर्नल सब्सटेंस और कंपाउंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन? क्योंकि रिएक्शन का स्पीड से होना या देर से होना अब हमारे लिए किस बात पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है यानी कि रिएक्शन जल्दी खत्म होगा, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है इसका मतलब लगने वाला टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। डन, चलिए क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिसिस, इज कॉल्ड कैटालिसिस एंड द सब्सटेंस ब्रिंगिंग कैटालिसिस, and the substance bringing catalysis is called the catalyst, is called the catalyst। अच्छा, हमेशा ऐसा ही होता है क्या कि कोई कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन रेट को बढ़ाता ही है? बायो वाले कितने इसमें? ठीक, आप लोगों को तो मालूम होगा इस चीज के बारे में। क्या सारे कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं? बताओ, ये तो आज चैप्टर आप लोगों के स्कूल में हो गया है ना। अच्छा ठीक है, गैस करो। वाह, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कहाँ तुम, क्यों हो हर्ष तुम ऐसे? चलिए, तो टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में लिखिएगा। देखो, कैटालिसिस की एक ही डेफिनेशन है, एक ही पैरामीटर है क्या, कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने वाला प्रोसेस है। तो इस ही बेस पर दो तरीके से होता है बेटा, एक होता है पॉजिटिव कैटालिसिस और एक होता है नेगेटिव कैटालिसिस।
अच्छा, अब नाम से ही पता चल रहा है बेटे, पॉजिटिव कैटालिसिस में क्या होगा, रिएक्शन को स्पीड अप करने वाला है वो। रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए अपने पास दो ही पैरामीटर होते हैं, क्या, कि या तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को खूब बढ़ा देगा, और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को ऐसा ये लिखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर दे। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या था, वो एनर्जी बैरियर था जिसको उसको पार करना ही है। अगर वो एनर्जी बैरियर, मतलब मान लो ये कोई एक ब्रेकर है, वो छोटा है, तो आप उसमें से बहुत स्पीड से निकालोगे ना गाड़ी, लेकिन अगर स्पीड ब्रेकर जो है वो थोड़ा सा बड़े हाइट का है तो गाड़ी स्लो करेंगे आप। बस वही वाली कहानी है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, मतलब उसके ऊपर से रिएक्टेंट्स बहुत जल्दी जल्दी पार होकर के जाएंगे और प्रोडक्ट फास्ट बनेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉजिटिव कैटालिसिस की दो शर्तें हैं बेटा, क्या क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना चाहिए और एक्टिवेशन एनर्जी डाउन होनी चाहिए। डन। एक्टिवेशन एनर्जी डाउन करने का काम किसका है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का। ठीक, तो इस हिसाब से पॉजिटिव कैटलिस्ट के एग्जाम्पल कौन कौन, जो रिएक्शन को इनहेंस कर रहे हैं, मतलब स्पीड अप कर रहे हैं। पहला तो बहुत जोरदार एग्जाम्पल है बेटे, वो है बायो एंजाइम्स। ठीक, बायो एंजाइम्स में एक तो बहुत मस्त एग्जांपल होता है यीस्ट पाउडर, आप लोगों के घर में भी यूज होता होगा, जब केक बनाते हैं उसमें भी यूज होता है, या तो फिर ढोकला बनता है उसमें भी थोड़ा बहुत ऐड करते हैं। ठीक, बायो एंजाइम के सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप लोगों के घर में इनो भी यूज होता होगा, ढोकला बनता है तब। हाँ, उसमें भी मतलब फर्मेंटेशन जिसमें जिसमें है उन सब में ये काम आता है। और सिर्फ ये नहीं, जब छोले भटूरे बनाते हैं तो उसके भी थोड़े टाइम पहले अगर उसके डो में मिलाओगे तो जो भटूरे हैं वो भी बढ़िया फ्लफी टाइप के होते हैं, फूलते नहीं हो तो तेल में फूलते हैं, फ्लफी होते हैं वो, सॉफ्ट नहीं भाई, फ्लफी वर्ड है उसके लिए। ठीक, चलिए, तो बायो एंजाइम्स इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। थैंक यू सर। और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो क्लास 10th में सिर्फ देखा था, 11th में पढ़ा है, 12th में भी कई बार पढ़ चुके हो। कौन सा, मेटल एटम्स। और इसमें कौन सा मेटल एटम या कौन से मेटल्स आपने पढ़े हैं, याद है बेटे? इसके एग्जाम्पल में आप जानते हो निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर एटसेट्रा। सिर्फ यही नहीं, आप लोगों ने हाल ही में जिंक अमलगम जैसा भी कुछ देखा है। सिर्फ यही नहीं, कहानी यही नहीं खत्म होती। एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में हम लोग जब स्टीफन रिएक्शन देखेंगे, उसमें ये जो एसएन है, एंटीमनी, ये भी एक मेटल है। तो इन सब का काम क्या है, सिर्फ यही नहीं, रोजनमुंड रिएक्शन, अगर स्कूल में एल्डिहाइड कीटोन हो गया आपके तो आपको मालूम होगा उसमें एक रोजनमुंड रिएक्शन है, उसमें भी पैलेडियम यूज होता है अलॉन्ग विद बेरियम सल्फेट। तो अपने पास तो भर भर के एग्जांपल है मेटल्स के जो कैसा बिहेव करते हैं बेटा, पॉजिटिव कैटलिस्ट के जैसा। डन। चलो, अब आती है बारी नेगेटिव कैटलिसिस। बायो एंजाइम क्या है, कंपाउंड ही तो है, यीस्ट पाउडर हो गया। ठीक, अच्छा, जब अल्कोहल पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी हम लोगों ने बायो एंजाइम का एग्जांपल पढ़ा, इन्वर्टेज और जाइमेज। जाइमेज क्या कर रहा था, शुगर को ब्रेक डाउन कर रहा था, किसमें, इथेनॉल में। ठीक, लिखवाया है यार, कैसे कर रहा है? तो फिर फर्मेंटेशन में इन्वर्टेज एंजाइम डालते हैं तो वो उसको जितने भी अपने पास डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड है सबको तोड़ करके किसमें लेकर के आता है, मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज में। फिर उस ग्लूकोज को और तोड़ने के लिए हम लोग उसमें जाइमेज एंजाइम डालते हैं, तो वो ग्लूकोज को तोड़ करके अपने को क्या देता है, इथेनॉल प्रोड्यूस करके देता है। चलिए, अब आइए नेगेटिव कैटलिसिस। अगर पॉजिटिव कैटलिसिस यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड करने की शर्त थी पॉजिटिव कैटलिसिस में, तो नेगेटिव कैटलिसिस में क्या होगा कि उसमें रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। एक्टिव एनर्जी नहीं है वो, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स में बहुत मस्त एग्जाम्पल है हैवी मेटल
एटम्स, या चलो हैवी मेटल्स ही लिख लो। ठीक, और क्योंकि अच्छा ये वर्ड जो है ये मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं, ये वर्ड अदरवाइज जो बायो वाले हैं, आप लोगों को एंजाइम काइनेटिक्स है क्या बेटा सिलेबस में? बायो में नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर वो चीज़ सिलेबस में होता तो उसमें आप लोग पढ़ते कि जो भी कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कम कर दें, यानी रिएक्शन को स्लो कर दें एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा के, ऐसे सारे नेगेटिव कैटलिस्ट को हम लोग एक नाम देते हैं रिएक्शन पॉइजन। ठीक, क्यों रिएक्शन पॉइजन बोल रहे हैं? क्योंकि वो रिएक्शन को इतना स्लो कर दे रहे हैं कि हो सकता है वो रिएक्शन एकदम रोकने की कगार पे आ जाए। ठीक, चलिए ये दो पैरामीटर हो गए। आप लोगों की बुक में ये चीज ना वो पैराग्राफ फॉर्म में दी हुई है, लेकिन पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ने से अच्छा ऐसा क्रिस्प फॉर्म में पढ़ो। डन। अच्छा, अब रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिसिस, इन तीनों को मिलाकर के ग्राफ है एक, आपकी बुक में भी वो ग्राफ है, और 12th के बोर्ड एग्जाम में तो इसका ग्राफ हाल फिलहाल पूछते ही रहता है। हैवी मेटल्स, अच्छा हैवी मेटल में भी जैसे कि मॉलिब्डेनम है, MO है, हाँ मॉलिब्डेनम है, फिर आर्सेनिक है, शॉर्ट फॉर्म आर्सेनिक AS, क्या हो गया? क्या? पढ़ाना है क्या उसको? तो क्यों बात कर रहे हो ऐसी? थैंक यू सर। कहाँ? यहाँ उसके आने से दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी हैं ना कि मेरे ख्याल से मनप्रीत को भी मन करेगा उसको जाकर झापड़ ओपड़ मार दे। एक सज्जन पुरुष है, नाम लेकिन उसका प्रिंस है, राजकुमार। सर आएगा नहीं सर, बहुत दूर पड़ जाएगा।
अच्छा एक काम करता हूँ, मैं 3 अलग अलग ग्राफ बनाने के बजाय एक इसमें ही बना देता हूँ, ठीक है। चलो, ये जो एक नॉर्मल सा रिएक्शन आप लोगों को दिख रहा है जिसमें टाइम के साथ टाइम वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। अच्छा, आप लोगों की बुक में या फिर ये वाला सेम रिएक्शन या सेम जो ग्राफ है ये टाइम वर्सेस इंटेंसिटी भी रहता है, ठीक है। अच्छा, अब कहानी क्या बेटे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये रिएक्शन तब तक के खत्म नहीं हो रहा है। देखो, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है या ये वाला जो स्टेट है, ठीक, इस स्टेट पर जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट है, यानी कि ये कौन सा स्टेट होगा बेटा, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। आ रहा है समझ में? इक्विलिब्रियम के इस पार यानी कि लेफ्ट साइड में देखोगे तो इधर पे कौन ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है, जबकि इसके उस पार जाएंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा। अच्छा, ये स्लोप नीचे की तरफ आकर के अब रुकने की हालत में क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है जैसे ही रिएक्शन खत्म होने की तरफ आएगा रेट ऑफ रिएक्शन एक झटके में कम भी होगा, यही है ना कहानी, ठीक। अब ये एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ये पॉजिटिव कैटलिसिस होता तो उसमें क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक। यानी कि किसी पॉजिटिवली कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए ये ग्राफ ऐसा हो सकता था। अब इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ये वाला अब आपको शो कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, और अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये अनकैटलाइज्ड के मुकाबले कम है, ठीक। अच्छा, यहां से कुछ इक्विलिब्रियम के बारे में कमेंट कर सकते हो, इक्विलिब्रियम जल्दी मिलेगा देर से मिलेगा? ओ या एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा कि लेट से अचीव होगा? जल्दी अचीव होगा। ऐसे भी जल्दी अचीव होगा, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, स्पीडली हो रहा है, तो जल्दी ही वो टाइम आ जाएगा जहां पे हाफ लाइफ टाइम अचीव करेंगे, या फिर जल्दी ही वो टाइम आएगा जहां पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर होगा, ठीक। यानी कि इक्विलिब्रियम भी जल्दी अचीव होने वाला है। तो ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, ये है एक पॉजिटिवली कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक। चलिए, अगर यही चीज होती एक नेगेटिवली कैटलाइज्ड रिएक्शन, तब अब इस कंडीशन में ये वाला जो स्टेट है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या हो गया बेटा, ये एक्चुअल वाले से या अनकैटलाइज्ड वाले से ज्यादा हो गया, यानी कि अब लगने वाला जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ गया है। जब वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वही बढ़ गई, तो गिनती के ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे जो उसको पार कर पाएंगे, फिर उसके बाद गिनती के कुछ एक होंगे जो उसको पार कर पाएंगे, फिर गिनती के कुछ एक और होंगे जो उसको पार कर पाएंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, जो रिएक्शन है वो काफी स्लो हो जाएगा। डन। दूसरी चीज, एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर शिफ्ट होने के कारण इक्विलिब्रियम भी किधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ। क्यों और क्या मतलब, क्या निकला इसका ऊपर शिफ्ट होने का मतलब, कि इक्विलिब्रियम भी बहुत देर से अचीव होने वाला है। इक्विलिब्रियम देर से अचीव होने वाला है मतलब उसका जो टी हाफ है वो भी देर से अचीव होने वाला है। डन। और आपका कंक्लूजन क्या निकला है बेटे, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो चुका है, जबकि इसकी कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो इंक्रीज हो चुका था। डन। बना लीजिए।
ठीक है ना बेटे, ये PDF मिल जाएगा, उसमें से देख करके बना लेना। चलो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ रहे थे, क्या क्या देख लिया हम लोग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में अभी तक? रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन के बाद अपन ने क्या देख लिया? इक्विलिब्रियम देख लिए, जिसका दूसरा नाम है स्टेडी स्टेट। अच्छा, स्टेडी स्टेट के साथ उसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्यों ट्रांजिशन? ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या है? जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो उसका मेटामॉर्फोसिस होता हो। मेटामॉर्फोसिस मतलब कन्वर्ट होता हो, मतलब उसका फॉर्म चेंज होता हो। ठीक, तो इसलिए जो इक्विलिब्रियम है वही चीज ट्रांजिशन स्टेट भी कहलाएगी। ये ट्रांजिशन स्टेट आप लोगों ने किस में पढ़ा है? और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 में एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो उसको ट्रांजिशन स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है वो रिएक्टेंट से कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। ठीक, चलिए तो उस वर्ड को भी मेंशन कर लीजिएगा बेटा। इक्विलिब्रियम को ही स्टेडी स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं अपन। ठीक, उसके बाद क्या क्या देखा हम लोगों ने? हाफ लाइफ टाइम देख लिए, यानी कि वो टाइम जब रेट ऑफ रिएक्शन बोलता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो अपने इनिशियल वैल्यू की हाफ रह जाए। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा एक्टिवेशन एनर्जी, जो क्या है? एनर्जी बैरियर है या मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो जब तक के नहीं मिलेगा तब तक के प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। इतना भी हो गया। फिर कैटालिसिस, डन। कैटालिसिस दो तरीके का, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें जितने फैक्टर आएंगे इतना तो आप लोगों को अभी तक समझ आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर चेंज कर रहा होगा तो वो इसके साथ साथ और किन किन चीजों पे अफेक्ट डाल रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी पे भी और इक्विलिब्रियम पे भी। ठीक, इक्विलिब्रियम अगर शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब है रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम भी शिफ्ट हो रहा होगा। ठीक, चलिए पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। ठीक बेटा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मालूम है? क्या होते हैं? एंडोथर्मिक जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब उनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। ठीक, और एक्सोथर्मिक, अच्छा ठीक है, हीट रिलीज करता है। ठीक, अब इस हिसाब से टेम्परेचर को अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने के फैक्टर के फॉर्म में देख रहे हो तो कंडीशन क्या है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटे, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी मतलब टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब करेगा, और जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यही चीज अगर आप ले आओ क्या? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है? ऑलरेडी हीट रिलीज कर ही रहा था, आप उसके बाद फिर और बाहर से और टेम्परेचर दोगे तो जो रिलीज होने वाली हीट है वो सप्रेस होती रहेगी ना, कम होती रहेगी। और इवॉल्व होने वाली हीट सप्रेस होने का मतलब है कि रिएक्शन अब स्लो होता जा रहा है। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, अच्छा अब यही चीज जो है ये एक और फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
ठीक। अब एक चीज दिमाग में बिठा लिए, ऐसा नहीं है कि आप जितना ज्यादा अमाउंट या जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सप्लाई करोगे रिएक्शन उतना फास्ट होगा। ठीक, इसके साथ में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहता। जीरो ऑर्डर में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। क्लास चल रहा है टाइम अच्छा, और यहीं से लाइव चल रहा है। तुम पीछे क्यों बैठे? सारे क्लास नहीं 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 नहीं, ठीक है। ये तो अच्छी बात है। हाँ भाई, तो ऐसा कोई फिक्स रिलेशन नहीं है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही, क्योंकि आगे चल के हम लोग देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे इसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ता भी है। ठीक, तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि देयर इज नो सच स्पेसिफिक रिलेशनशिप, देयर इज नो सच स्पेसिफिक रिलेशनशिप। ठीक, और इसका मतलब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ये चीज चेंज होती रहती है। डन। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो क्लास 11th में एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। बताओ क्या है उसका स्टेटमेंट। खड़े हो पहले, बताओ क्या स्टेटमेंट है उसका। खड़े हो, खड़े हो। हाँ बताओ मुन्ना। अच्छा ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूं, लेकिन जब तक अगला सवाल ना पूछूं और उसका जवाब ना दो तब तक खड़े रहो। ठीक, ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बोलता था कि इक्विलिब्रियम को चेंज करने के लिए आप जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रेशर या टेम्परेचर इनको जैसे ही चेंज करोगे तो रिएक्शन अपने आप को खुद से ही ऐसा शिफ्ट कर लेगा कि वो उस चेंज को अपोज करे। याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये किसके अकॉर्डिंग जाने वाला है? अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अगला पैरामीटर आता है प्रेशर। ठीक, मान लो एक रिएक्शन हो रहा है और आपने एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंक्रीज किया, तो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? बताओ क्यों? तो उससे क्या होगा? ठीक है, हाँ जी, तो प्रेशर के साथ क्या रिलेशन? बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल यही बोलता है कि अगर प्रेशर भी चेंज कर रहे हो तो रिएक्शन खुद ब खुद उस अपने आप को शिफ्ट कर लेगा। ठीक, तो प्रेशर का भी ऐसा डायरेक्ट कोई रिलेशन मतलब इन्फ्लुएंस नहीं है। हाँ, ये बात और है कि बुक में लिखा हुआ है वन लाइनर स्टेटमेंट, लेकिन आप जैसे आप अपनी बुक में देखोगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में सिर्फ एंडोथर्मिक लिखा हुआ है। एंडोथर्मिक भी कैसे? उसमें बस ये लिखा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन बुक में ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो चीज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक में जस्ट उल्टा चलता है। ठीक, चलिए ये 3 पैरामीटर हो गए। इसके बाद आता है नेक्स्ट पैरामीटर। और क्या पैरामीटर हो सकता है अभी? हाँ, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसके बारे में भी आप लोग कमेंट कर लोगे कि जरूरी नहीं है कि हर बार कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाए, कई बार रेट ऑफ रिएक्शन कम करने वाले भी कैटलिस्ट हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है कैटलिस्ट तो वो कहलाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। एग्जांपल है उसके क्या क्या? बायो एंजाइम्स और कुछ मेटल्स भी। ठीक, जैसे कि कौन कौन? निकेल, कॉपर, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सब। जिंक, अमलगम। हाँ हाँ, ये दोनों अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल।
अगली क्लास से बिल्कुल अलग बैठोगी, वो भी अलग बैठेगी, एकदम टॉम एंड जेरी। हो गया? चलिए, और तो मुझे नहीं याद आ रहा कि और कोई इसमें इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होगा। एक बार बुक देख लो तो और कोई फैक्टर है क्या जो मैं शायद मिस कर रहा हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR। इधर पलटो, बुक में है तो सही यार। ये तो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR। उतना एकदम स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। हाँ जी। अच्छा, मॉलिकुलैरिटी जहां लिखा है वहां पे एडजस्ट कर सकते हो क्या? ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी या मॉलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर, जिसके पेज में जैसी जगह हो। ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन या मॉलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर, ऑर्डर ORDER। ठीक, इसको ना हम लोग डिफरेंस बिटवीन टाइप का पढ़ेंगे क्योंकि ये आता भी है। ठीक, चलिए फिर इसको नेक्स्ट क्लास में चालू करते हैं।